अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं वो करनी है। इनमें से कुछ डेफिनेशन जो हैं वो नहीं करनी है और जो करनी है बस वो मैं आपको करवा देती हूँ। थोड़ी सी बस डेफिनेशन हमारी रह गई हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, अच्छा जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टी फंड्स। प्रॉपर्टी फंड्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो लफ्ज़ फंड्स है, ठीक है, फंड्स बेसिकली फ़ंड का मतलब होता है कि कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ हम लोगों ने किसी स्पेशल काम के लिए रखी हो। मतलब कि हम ये कहें कि हमने जो है वो जो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हमने इससे जो है वो घर बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा हमने किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखा हुआ है। तो ऐसा पैसा जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखा जाता है वो हमारे पास एक किस्म की लाइबिलिटी कहलाती है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा हमने जिस मकसद के लिए रखा है हम उसको उसी मकसद के लिए यूज़ करें। तो जितने भी यहाँ पे फंड्स का लफ्ज़, यहाँ पे जितना भी वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने वो उस ख़ास काम के लिए रखा हुआ है जिसका उसका जो है वो नाम है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी फंड है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई पैसा संभाल के रखा हुआ है तो अपनी स्पेशली अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि हमने अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो पैसे हमने स्पेसिफिक रखे हुए हैं या हमें कहीं से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, तो स्कूल या कॉलेज को जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से डोनेशन आती है कि आपने जो है वो कॉलेज की या स्कूल की या कोई हॉस्पिटल उसकी बिल्डिंग बनानी है। तो ये पैसा सिर्फ आपने बिल्डिंग बनाने में ही यूज़ करना है, प्रॉपर्टी बनाने में ही यूज़ करना है, इसको किसी और जगह पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म की लाइबिलिटी कहलाएगी। आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। डेफिनेशन में प्रॉपर्टी फंड है कि ऐसा ख़ास पैसा जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए रखा हो। These are funds specially for investment in the fixed asset or ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। मतलब कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए, फिक्स एसेट बनाने के लिए हमने जो पैसा रखा होगा उसको हम प्रॉपर्टी फंड कहेंगे। तो फिक्स एसेट में हमारे पास बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, गाड़ी है, ठीक है, व्हीकल्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिक्स एसेट के लिए हमने रखी हुई हैं। तो फिक्स एसेट बेसिकली जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ही कहलाती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी फंड कहलाएगा। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपने बेसिकली पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, टूट फूट होती है एसेट्स की, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमने कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू डाउन हुई है, तो वैल्यू जब डाउन होगी तो वो उसकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन का मतलब है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ या किसी भी एसेट को यूज़ करने के साथ साथ इसमें जो है वो कमी आती है तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगी, ठीक है। आगे व्हाट इज़ एडमिशन फ़ी। एडमिशन का मतलब होता है बेसिकली कि कहीं हमने खुद को एडमिट करना, यानी कि दाखिला लेना कहीं भी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन यानी कि दाखिले के दौरान एवरी न्यू मेंबर इज़ टू पे द स्पेसिफिक फ़ी। जैसे कि अब आप कॉलेज आए हो, कॉलेज के मेंबर ही होना एक किस्म के, अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर भी आप कॉलेज के मेंबर कहलाओगे। तो आपने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो फ़ी दी होगी, जो स्पेशल फ़ी दी होगी वो आपके पास एडमिशन फ़ी कहलाएगी, ठीक है। इसको कह सकते हैं इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन इट इज़ सेड टू बी एडमिशन फ़ी, ठीक है। ये हमारे पास एडमिशन फ़ी सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहलाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ लोन फंड, ठीक है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी फंड के बारे में पढ़ा था कि जो पैसा किसी ख़ास जायदाद को बनाने के लिए रखा होता है वो प्रॉपर्टी फंड कहलाता है। इसी तरह से हमने अगर किसी जगह पे किसी को लोन देना हो तो लोन देने के लिए हमने कोई पैसा संभाल के रखा होगा तो वो लोन फंड कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने कोई ऐसा अदारा है जिसके पास पैसा नहीं है अपने कारोबार को चलाने के लिए, तो हम उसे क्या करेंगे, लोन देंगे, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो उनके लिए रखा होता है, लोन लोगों को देने के लिए रखा होगा तो वो लोन फंड कहलाएगा। दीज फंड्स आर द सेटअप टू ग्रांट लोन, ठीक है। For example, educational institutions may set up such funds on revolving the base to grant loans to students.
जी, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने लोन दिया है, तो ऐसा फंड जो है वो जब उधर रिवॉल्व होगा, उसको लोन दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को लोन दिया जाएगा, तो वो हमारे पास लोन फंड कहलाएगा। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय द एंडोमेंट फंड? एंडोमेंट का बेसिकली मतलब होता है सरमाए वक्फ, यानी कि ऐसा सरमाया जो हमने किसी ख़ास काम के लिए वक्फ करना होता है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस फंड इज़ द नॉन एक्सपेंडेबल, यानी कि ये जो फंड है ये सर्व करने के जो है वो काबिल नहीं होता। एंड द इनकम, ठीक है ना, यानी कि नॉन एक्सपेंडेबल का मतलब होगा वो यानी कि गैर ज़रूरी, यानी कि गैर अखराजात, यानी कि वो अखराजात जो सर्व करने के काबिल हों। ठीक है। एंड द इनकम, और जो आमदनी है ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट जिस पे की जाती है, मेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, एक ख़ास मुद्दत के लिए, एंड अ परपेचुटी कैन बी यूज्ड फॉर द जर्नल एंड द स्पेसिफिक पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए जो है वो जो पैसा हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एंडोमेंट फंड कहलाता है। नेक्स्ट है हाउ यू डील विद द टर्म डोनेशन अंडर द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, के डोनेशन जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैसे जो है वो यूज़ होगी। ठीक है। डोनेशंस अपेयर्स ऑन द रिसीप्ट साइड्स ऑफ द रिसीप्ट्स एंड द पेमेंट्स। डोनेशन बेसिकली हमारे लिए होती है इनकम, यानी कि जहाँ से हमें पैसा मिलता है वो हमारी आमदनी होती है। इसलिए हमें जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब हमें क्वेश्चन में देखते हैं, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट जब गिवन होता है उसमें रिसीप्ट साइड पे वो लिखी होती है। डोनेशन आर टू बी टेकन टू द बैलेंस शीट, ठीक है, इसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, एंड एडेड इनटू द कैपिटल फंड, और इसको कैपिटल फंड में जमा किया जाता है। समटाइम्स द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू ट्रीटेड द एंटायर अमाउंट और द portion of it as revenue. In this case the relative account shows on the credit side of income and expenditure account, मतलब कि अगर हमने डोनेशन को किसी ख़ास मकसद के लिए रखा होगा तो वो हमारे पास जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में लिखा जाएगा। बेसिकली डोनेशन जो है वो ज़्यादातर या तो कैपिटल में ऐड किया जाता है, कैपिटल फंड में जमा किया जाता है, या बैलेंस शीट साइड पे लिखा जाता है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वैसे ये वाली डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है हमारे पास 17 से लेकर 21 तक हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो भी हमारे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द टर्म लेगेसी अंडर द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है। लेगेसी जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैसे ट्रीट होगा। इट इज़ अ पेयर अंडर रिसिप्ट साइड्स, ये रिसिप्ट साइड पे पेयर होता है ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है रिसीप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट का, उसकी रिसीप्ट साइड्स पे ये होता है। द अमाउंट इज़ डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। आगे लाइफ मेंबरशिप की क्या ट्रीटमेंट है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, वो बतानी है। एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लाइफ मेंबरशिप should be treated to the special fund, and an amount equal to the annual subscription is transferred every year to the income and expenditure account. The balance of this fund is carried forward till it is fully exhausted. मतलब कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो स्पेशली फ़ंड के अंदर ट्रीट होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। इसको ट्रांसफ़र किया जाता है हर साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट में जो है वो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है जब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीट्रीटमेंट फॉर द एंट्रेंस फीस एंड द एडमिशन फ़ीस। ठीक है ना, उसकी जो है वो ट्रीटमेंट बतानी है। एडमिशन फ़ी पेएबल बाय द मेंबर ओनली वंस एट द टाइम इट बिकमिंग द मेंबर, यानी कि एडमिशन फ़ीस कब दी जाती है, जब हम न्यूली जो है वो एज अ मेंबर के तौर पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ऐड होते हैं, यानी कि आती हैं, तब हम वो देते हैं। शुड बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एंड रिसीव्ड्स। ठीक है। इसको कैपिटल रिसीव्ड्स में लिखा जाता है। इट इज़ ट्रीटेड एज द कैपिटल फंड अकाउंट, इसको कैपिटल फंड अकाउंट जो है वो ट्रीट किया जाता है।
इसमें ये जो 3 डेफिनेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बेशक ये ना करें, लेकिन मैंने करवा दी हैं कि आप जो है वो इसको उसे समझ लें इनमें क्या लिखा हुआ है। बाकी जो है ये 21 तक डेफिनेशंस करनी है। पिछली जो डेफिनेशंस ये भी मैंने आपको करवा दी हैं। आपको अगर कोई समझ ना आई होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।